चलिए हो जाइए तैयार। आज हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं क्लास 10 साइंस के सेट 2 के, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस के अंदर से फिजिक्स पार्ट को। अभी मेरे पास में ये 3 क्वेश्चन है और ये जो तीनों क्वेश्चन है वो सेट 1 में भी नहीं थे और ना ही सेट 3 में थे। मैं डिफरेंट क्वेश्चंस में लेकर आया हूं। अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो वो ये कह रहा है कि डिफाइन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। किसी भी ऑप्टिकल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप हमें जानकारी दीजिए कि क्या रिलेशन होता है। अब देखिए, जो भी ऑप्टिकल मीडियम होता है, अब जो ऑप्टिकल मीडियम है ये काम क्या करता है? रिफ्रैक्शन का। ये काम क्या करते हैं? रिफ्रैक्शन का ये वर्क करते हैं। अब रिफ्रैक्शन के अंदर क्या देखा जाता था? जब लाइट किसी ऑप्टिकल मीडियम से निकलकर जाती है तो लाइट के अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज देखी कि उसकी एक तो डायरेक्शन बेंड हो जाती है, मींस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसकी स्पीड बदल जाती है। अब इन दोनों बातों को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? उस ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब आप मुझे यही बताइए, ऑप्टिकल मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे? तो जो ऑप्टिकल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एन बराबर सी अपॉन वी होता है। सी का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या है वो सी से डिफाइन कर देते हैं, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी क्या होता है? वी यहां पर है रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। जिस भी मीडियम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को डिफाइन करने के लिए वी होता है। लेकिन जब आपने मीडियम सिर्फ एयर या वैक्यूम बोल दिया तब वो सिंबल सी आ जाता है। तो इस बात को हम डिफाइन करें तो ऐसे बोलेंगे, द रेशियो बिटवीन सी एंड वी। जो सी एंड वी के बीच का जो रेशियो बनता है बिटवीन सी एंड वी, दैट रेशियो डिफाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। कि भाई एयर के रिस्पेक्ट में जब उस मीडियम में लाइट जा रही है तो कितना चेंजमेंट आया है, उस चेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑप्टिकल मीडियम। और हम लोग लिखे स्टेटमेंट में तो क्या बोलेंगे? द रेशियो बिटवीन सी एंड वी। सी और वी का जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ, या बिटवीन नहीं लिख सकते तो हम ऐसे लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ सी एंड वी डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑप्टिकल मीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है बी। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? अगर आपने सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 33 देखा था तो वहां पर स्पीड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ही क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाया था। आज क्या कह रहा है ये कि हमारे पास में मटेरियल्स है ABCD और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखे हैं। अरेंज दीज मटेरियल मीडियम गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। मतलब आपको क्या करना है? इन मीडियम को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट बढ़ती चले। मींस पहले वो मीडियम आएगा जिसमें सबसे कम लाइट होगी, स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम होगी। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके प्रोपोर्शनल है? स्पीड के। मींस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा उसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम। और हमें क्या चाहिए? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो भैया सबसे पहले कौन सा है ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला? क्योंकि उसी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम मिलेगी। सबसे ज्यादा है 1.77 मींस डी। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेकिन सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट। अब इससे आगे स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम कर देते हैं। 1.77 से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? 1.50। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ, स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी, तो पहले से स्पीड ऑफ लाइट बढ़ी तो इसका मतलब ऑर्डर ए बन गया। अब हमें ए से और आगे स्पीड ऑफ लाइट को बढ़ाना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और कम करना पड़ेगा, मींस 150 से 1.46। तो 1.50 से 1.46, और 1.46 किसका है? बी का। तो इससे बड़ा बी। फिर तो लास्ट में कौन रह जाता है? फिर लास्ट में रह जाता है सी। तो ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह जाने से इस तरफ जाने पर जो स्पीड ऑफ लाइट है
वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगातार क्या होता चल रहा है, डिक्रीज होता चल रहा है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट था हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 36, सेट वही है, सेट 2 ही है, सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 36। ये न्यूमेरिकल कैसे पता नहीं क्यों आ गया बाय फॉल्ट, एक न्यूमेरिकल वहां -2 वाला कल सॉल्व कर रहा था पिछली वीडियो में, आज यहां पर ही हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है। चलिए इस न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। वैसे क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कैसे न्यूमेरिकल आ गया, इस बार साइंस का पेपर कुछ खास रहा है, क्योंकि जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है ना वो सारा का सारा इस बार दे दिया 2026 के अंदर। बाकी के न्यूमेरिकल हमने बहुत ज्यादा नहीं देखे साइंस के फिजिक्स के अंदर, क्योंकि फिजिक्स वो फिजिक्स ही क्या जिसमें न्यूमेरिकल्स ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें संघर्ष ना हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं, ये बन गया साहब कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस के सामने क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, जिस ऑब्जेक्ट की दूरी 30 सेंटीमीटर है। मींस मैं ये कह देता हूं कि मेरे पास वैल्यू गिवन है u की, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अभी साइन कन्वेंशन पर मैं बात नहीं कर रहा, अभी तो सीधा सिंपल में डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं जो गिवन है इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है साहब, फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहब। यूजिंग लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, अब स्टेप बाय स्टेप करते चलिए, पढ़ते चलिए। लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हो गया जी लेंस फॉर्मूला। बिल्कुल ठीक है। अब जो लेंस फॉर्मूला है उसको डिटरमाइन करवाना है, या उसको उसके द्वारा हमें बताना है किसके बारे में, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बन रही है। अब जिन लोगों को कॉन्सेप्ट खतरनाक है उनको समझ में आ चुका होगा कि इमेज कहां बनेगी, क्योंकि फोकल लेंथ है 15 और ऑब्जेक्ट है 30, फोकल लेंथ का डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस 2f हो गया। लेंस के केस में कर्वेचर तो यहाँ नहीं है, कर्वेचर को 2f बोल देते, मींस ऑब्जेक्ट रखा है 30 मतलब 2f पर, तो इमेज भी कहां मिलेगी, 2f पर ही। बट करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कि कितना दूर बनेगी। इस हिसाब से 2f का मतलब है तो इमेज मुझे 30 पर ही मिलनी चाहिए लेंस से, 30 सेंटीमीटर दूर पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं, तो हमारे डायरेक्ट थ्योरी के द्वारा आंसर हो गया, लेकिन हम कॉन्सेप्ट से चलते हैं। अब आपको क्या करना है, पोजीशन बतानी है कि लेंस से कितना दूर इमेज बन रही है, व्हाट विल बी द साइज, ऑब्जेक्ट से छोटी है या फिर बड़ी है, इस केस को देखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सॉल्व करने से पहले हमें किसके बारे में बात करनी होगी, साइन कन्वेंशन के बारे में। अब देखिए साइन कन्वेंशन जब मैं लगाता हूं तो मुझे पता है u इज ऑलवेज राइट, नहीं बेटा, u इज ऑलवेज इन नेगेटिव केस। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो तो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहता है, क्योंकि पता है हमें यार ऑब्जेक्ट से रेज आगे की तरफ चलनी है, ना कि कभी रेज हमारी ऑब्जेक्ट की तरफ आने वाली, क्योंकि इंसिडेंट रे चलेंगी हमेशा ऑब्जेक्ट से। जिनकी थ्योरी क्लियर है, इंसिडेंट रे हमेशा कहां से चलती है, ऑब्जेक्ट से ही चलती है, जाके आके सरफेस पर टकराती है। तो अब इनकी डायरेक्शन इस तरफ, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नापने के लिए हम लोग आएंगे पीछे की तरफ, तो ये तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, पोजीशन हो गया, तो ऐसे में क्या देखा जाता है, साइन नेगेटिव। तो यू का साइन नेगेटिव और एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो एफ मेरी पॉजिटिव कितनी रखी जाएगी, 15 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, वी मेरे से पूछा गया है। चलिए डेंजर जोन की तरफ चलते हैं। डेंजर जोन मीन्स हमारी कैलकुलेशन। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f मीन्स 1/15, 1/v पूछा गया है, माइनस पहले से है ही, और 1/u की वैल्यू माइनस का 30। 1/15 बराबर 1/v प्लस का 1/30। अब जिनकी मैथ थोड़ी सी पैदल है तो उसको थोड़ा साइकिल पर बिठाने की जरूरत है, क्योंकि माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो साइन कैसा आ जाएगा, प्लस का। अब हम क्या करते हैं, 30 को इधर भेज देते हैं। 1/15 माइनस 1/30 बराबर 1/v, एलसीएम लिया जाएगा, आएगा 30, 2 माइनस 1 बराबर 1/v। तो ये मेरा बनेगा 1/v बराबर 2 माइनस 1/30। तो v बराबर 1/v बराबर 1/30 एंड v बराबर 30।
सेंटीमीटर। बेटा देखो किसका आ रहा है, प्लस का। अब प्लस का आ रहा है तो इसका मतलब इस तरफ तो इमेज नहीं बनेगी, अदर साइड। पोजीशन क्या पता चल गई, अदर साइड। अदर साइड ऑफ लेंस, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। जैसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पर इमेज मिल रही है। मुझे पता है कि 2f पर मिलने वाली इमेज भी मुझे 2f पर ही मिलेगी। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट तो रहती है, इस वजह से मैंने लाइन यहां पर ऐड कर दी, क्योंकि साइज के बारे में तो बात नहीं हो रही है ना यार। पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज इन दिस केस, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगी और दूरी भी सेम ही रहेगी। चलिए नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, समझना बस इसमें ये था कि साइन क्या रखनी है, पुट कैसी करनी है, बाकी कोई इतना माथाफोड़ी नहीं थी। देखो मैंने तो इतना सॉल्व करा, उससे पहले ही आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया था कि वी भी 30 आएगा। कैसे पता चला, सिर्फ एफ और यू को देखकर पता चल गया। केस तो चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे ना कि एफ का रिलेशन किसके साथ, कर्वेचर के साथ। यहाँ पर एफ हमारी 15, कर्वेचर हमारा डबल। भाई यार देखो कर्वेचर नहीं हमने बोला, बस हमने तो कहा कर्वेचर के बारे में बात ही नहीं हुई ना, 2f के बारे में बात हुई। अरे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बारे में तो बात हुई। फोकल की डिस्टेंस तुम्हें पता है 2f क्या होगी, इसका डबल होगी, तो मेरा ऑब्जेक्ट उस 2f पर रखा है। उस 2f के केस को देखते हुए वो सारी बातें मुझे पता है, ये जो यहां से डायरेक्ट पूछी गई थी थियोरेटिकल। चलिए नेक्स्ट है, लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन हाउस ऑफ इंडिया। इंडिया के घर में इंडिया के घरों में जो करंट दिया जाता है उसकी खास बात क्या है। पहली बात, एक तो अल्टरनेटिंग करंट रहता, ठीक है। दूसरा क्या है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी रखी जाती है वो 50 हर्ट्ज रखी जाती है। तीसरी बात क्या है, इसको जो पावर दी जाती है अप्रोक्स 220 वोल्ट दी जाती है। ये कुछ खास बात है। अब इनको स्टेटमेंट में हम लोग लिख सकते हैं आराम से, वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हो, डायरेक्ट में वर्ड्स पर बात कर रहा हूं, जो मेन वर्ड हमें ये पकड़ने थे इस क्वेश्चन के लिए। राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। मींस अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट के कुछ डिफरेंस बता दीजिए। 2 डिफरेंस है, ठीक है, 2 डिफरेंस बताने के लिए तैयार है। पहली बात, अगर मैं डायरेक्ट की बात करूं तो ये है कि ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, फ्लो इन वन डायरेक्शन। वेरी गुड। इसकी जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है, मतलब इस डायरेक्ट करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा सेम रहता है, सेम, डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता। लेकिन अगर मैं ऑल्टरनेट करंट की बात करूं तो ऑल्टरनेट करंट क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है पीरियोडिकली। ये पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये 2 बातें हमारी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में होगी। अच्छा और भी लिखें तो हम क्या कर सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट है घरों में इसलिए भेजा जाता है कि इसके अंदर जो हमारा जो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका जो वेस्ट है वो डीसी करंट के कंपैरिजन में कम रहता है। डीसी के अगर हम लोग सप्लाई करेंगे तो वेस्ट ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल है उसका ज्यादा देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ विल यू आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। हाँ कर लोगे, वायर पकड़ के मुंह में दे लो। और जिन वायर में, मैंने पहले भी इसको लेकर एक वीडियो बनाई है, जिन तारों में करंट नहीं